गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग प्रथम चैप्टर ज्योग्राफी के अध्ययन किए थे और उसमें संपूर्ण बिंदुओं को, पहलुओं को गहराई से समझे थे। आज उस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न पत्र है जो आपके चैप्टर के अंत में दिया हुआ रहता है। हम कितना जाने, कितना समझे, उसी का मूल्यांकन होता है। यहाँ एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जो चैप्टर के अंत में अभ्यास का प्रश्न दिया हुआ होता है, आप सिर्फ उसको याद कर लेते हैं और आप समझ लेते हैं कि आपका चैप्टर पर पकड़ हो गया है। यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अभ्यास के प्रश्नों से ही सिर्फ बोर्ड में एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र तैयार नहीं होते हैं। चैप्टर के बीच से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभ्यास प्रश्न जो होते हैं वह सिर्फ आपकी मूल्यांकन के लिए होता है। इसलिए आप चैप्टर को समझें और चैप्टर के प्रत्येक बिंदुओं को समझें, पॉइंट को समझें, तभी जाकर आप एक अच्छे कह सकते हैं कि सिलेबस को सही ढंग से पढ़ पाए हैं, चैप्टर को अच्छी पूर्वक, विधिवत पूर्वक आप जान पाए हैं। तो इसलिए यह एक उदाहरण है कि आप चैप्टर कितना समझे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न बाय प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये जितने भी प्रश्न हैं अधिकांशतः आपके संसाधन के वर्गीकरण से पूछ लिए गए हैं। जो आपको पढ़ाने के क्रम में हम बोलते थे कि इस प्रकार से प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, वही आज देखिए आप लोग। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन देखिए, पहला है अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है जैव और चौथा है अजैव। आप सोचिए, नवीकरणीय का परिभाषा क्या दिए थे। परिभाषा दिए थे कि वैसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कोयला को अगर हम एक बार उपयोग कर लें तो दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोयला को बनने में, निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो यहाँ तो नवीकरणीय संसाधन नहीं हो सकता है। दूसरा यानी ऑप्शन देखिए आप, जैव। जैव की परिभाषा क्या दिए थे? कहे थे कि सजीवों के समूह को हम जैव संसाधन कहते हैं। तो क्या कोयला सजीव है? नहीं है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आप देखिए अगला नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अजैव। अजैव में क्या कहे थे कि वैसे संसाधन जो क्या हैं, निर्जीवों के समूह हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो क्या कोयला जो है वह समूह के रूप में है? नहीं है। तो हम तीनों ऑप्शन को देखें तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है उस क्वेश्चन के अनुकूल। तो इसका सही विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। और इसका परिभाषा भी दिए थे अनवीकरणीय का कि वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसे हम भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम समझते हुए चैप्टर के अभ्यासों को समझें, पढ़ें, तो फिर हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आइए। क्या कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यह भी बताया हुआ है। अब देखिए क्या है, ऑप्शन पहला कह रहा है मानवकृत, दूसरा कह रहा है पुनः प्रतियोग, तीसरा कह रहा है अजैव, चौथा कह रहा है अचक्रीय। अब यहाँ देखिए, मानवकृत यानी मानव के द्वारा निर्मित। क्या सूर्य को मानव ने बनाया है? नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर देखिए क्या कहता है, अजैव। फिर यहाँ निर्जीव आ गया, समूह के रूप में कह रहा है, तो ये भी नहीं हो गया। अचक्रीय, अचक्रीय का अर्थ क्या होता है, जिसे हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो क्या सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अचक्रीय भी नहीं होगा। अब देखिए इसका सही उत्तर जो है वह है पुनः पूर्ति योग, अर्थात सौर ऊर्जा जो है वह किसका उदाहरण है, पुनः पूर्ति योग का उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगर एक बार सौर ऊर्जा समाप्त हो जाए तो
पुनः हम सूर्य से ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह अक्षय भंडार है जो समाप्त जल्द होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम सौर ऊर्जा को किसके अंतर्गत रखें, पुनः पूर्ति योग संसाधन के अंतर्गत रखें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आइए। क्या कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब ऑप्शन देखिए, 100 nm। अब यहाँ nm का फुल फॉर्म क्या होता है, नैनोमीटर। तो 100 nm, दूसरा है 200 nm, तीसरा है 150 nm और चौथा है 250 nm। तो इसका सही विकल्प उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 200 nm। यानी तट रेखा से जो है कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 200 नैनोमीटर। चलिए चौथा प्रश्न की ओर आइए। क्या कहता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे संबंध है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है संसाधन संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, तीसरा ऑप्शन है संसाधन के नियोजित दोहन से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संरक्षण से तो हो नहीं सकता है क्योंकि संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाव होता है। नियोजित दोहन से भी इसका संबंध नहीं हो सकता है और चौथा तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही ऐसा है। तो इसका सही विकल्प जो आपका उत्तर है वह हो जाएगा संसाधनों की अनियोजित विदोहन से। अनियोजित का अर्थ क्या होता है, बिना प्लान के, बिना योजना बनाए हुए उस संसाधन का उपयोग करना, व्यर्थ बर्बादी करना, वह होता है अनियोजित विदोहन। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है उसका विकल्प यही उत्तर सही होगा, संसाधनों की अनियोजित विदोहन से। अब देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। हम आपको एक समुद्र बनाकर आपको बताए थे, दिखाए थे। ऑप्शन देखिए, पहला क्या कर रहा है 10.2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 15.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 12.2 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन कह रहा है 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर 19.2 किलोमीटर। तो हम ऑब्जेक्टिव को देखें और इससे यह पता चला कि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने चैप्टर को समझ लिया है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है, चैप्टर के बीच में जो है कई ऑब्जेक्टिव इस तरह के छिपे होते हैं, जिससे आपको चूज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और फिर आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, कहाँ पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो 5 जून प्रतिवर्ष जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है किंतु लालच की नहीं है, किसका कथन है, यही बताया हुआ है, तो महात्मा गांधी का है। पूछ लिया जाएगा कि कुटीर उद्योग का समर्थक इनमें से कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। आपके चैप्टर का प्रत्येक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए हर एक चैप्टर के जो है प्रत्येक बिंदुओं को समझने की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं से भी अगर प्रश्न आए तो हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है संसाधन को परिभाषित करें। प्रथम चैप्टर जब से पढ़ा रहे हैं आपको संसाधन को परिभाषित ही कर रहे हैं, तो संसाधन की परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा क्या कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल दे देंगे, क्या दे देंगे कि घर है, मृदा है, खनिज है, वन है यानी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जलवायु है, समुद्र है, नदी है, झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये जितनी भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं ये सभी संसाधन हैं, क्योंकि मानव इन सब का उपयोग कर रहा है। और मानव जो है संसाधनों का उपयोग जो है 2 रूपों में कर रहा है, 2 स्वरूपों में कर रहा है, 2 माध्यमों के रूप में कर रहा है, जैसे भौतिक स्वरूप और दूसरा क्या है, जैविक स्वरूप। तो ये स्पष्ट हो गया कि संसाधन को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर हो गया प्रथम प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न को देखिए क्या कहता है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। पहले जो पढ़ाए थे उसमें ही हम बता चुके हैं। अब देखिए संभावी संसाधन क्या है, संचित कोश संसाधन क्या है।
तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे संभावित संसाधन, दूसरा तरफ लिखेंगे संचित कोश संसाधन, और फिर बीच में लकीर खींच देंगे। आंसर देंगे कि संभावी एवं संचित कोश संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट देंगे, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन उपलब्ध तो होते हैं, किंतु तकनीकी और प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, संचित कोश संसाधन। तो इसको कहेंगे कि ऐसे क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधन जो उपलब्ध होते हैं और उन्हें भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, वह एक विशाल पूंजी के रूप में संग्रहित होते हैं, तो उसे हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो दोनों को परिभाषा दे दिए, और फिर दूसरे नंबर पर हम क्या देंगे, दोनों का एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे संभावी संसाधन का उदाहरण देंगे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज। हिमालय क्षेत्र में खनिज छिपे होते हैं, लेकिन उसे उत्खनन के द्वारा ही हम खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म के नहीं है। दूसरा हम उदाहरण इसमें देंगे संचित कोश संसाधन में, जल विद्युत। जिस समय यह बुक लिखा गया था, उस समय जिस समय चैप्टर ये लिखा गया था, उस समय जल से विद्युत उत्पादन नहीं किए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में आज देखिए जल से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अर्थात जल को हम संग्रहित करते हैं, फिर उससे हम टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को स्थापित करते हैं, और फिर उससे बिजली उत्पादन करने का काम करते हैं, जिसे हम पनबिजली कहते हैं। तो ये आज वर्तमान समय में जो है हम संचित कोश संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, और उसका जीवन में हम उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट हो गया। अब देखिए तीसरे प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संसाधन की उपयोगिता को लिखिए। ध्यान दीजिए, संसाधन की उपयोगिता को लिखिए, अर्थात संसाधन को हम लोग उपयोग क्यों कर रहे हैं, यह पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो इसमें हम आंसर देंगे कि संसाधन की उपयोगिता इन रूपों में महत्वपूर्ण बन जाती है। तो पहला पॉइंट देंगे, पहला देंगे कि देश के अंदर और राज्य के अंदर सामाजिक स्थिति को संतुलन प्रदान करने के लिए। दूसरा पॉइंट देंगे कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए। तीसरा पॉइंट देंगे कि लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए। और चौथा पॉइंट देंगे कि समाज में सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, क्योंकि संसाधन पर समाज के प्रत्येक वर्ग समुदाय का अधिकार होता है, इसलिए प्रत्येक लोगों को अधिकार देनी चाहिए। तो ये सभी हैं जो संसाधन की क्या है, उपयोगिता के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न का भी आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। यहाँ हम एक बात कह देना चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग बनाकर पूछ लिया जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन को कभी कभी शॉर्ट बनाकर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थी जो रटने वाले होते हैं, जिनमें कॉमन सेंस नहीं होता है, उनसे यह प्रश्न अधूरे रह जाते हैं और अधूरे नंबर ही पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, विस्तृत ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, गहराई नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि आप शॉर्ट को लॉन्ग बना सकते हैं और लॉन्ग को शॉर्ट बना सकते हैं। इसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए कि ये जो क्वेश्चन चौथा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट करिए। ये बुक में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन यह एग्जाम में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ चुका है। समझिए, हम आपको बताए थे इस चीज़ को कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो सुनिए, प्राचीन काल से पृथ्वी पर कई प्रकार की वस्तुएं पड़ी हुई थी, लेकिन मानव के पास ना तो ज्ञान था और ना ही तकनीक थी। ऐसे संदर्भ में ही वह सभी वस्तुएं व्यर्थ थी, बेकार थी। लेकिन जैसे जैसे मानव में ज्ञान आया, तकनीकी आई, टेक्नोलॉजी को वह विकसित किया या टेक्नोलॉजी का विकास किया, तो उन टेक्नोलॉजी के आधार पर व्यर्थ पड़ी हुई वस्तुओं को मानव दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख गया और आज उसका उपयोग कर रहा है। तो संसाधन
के गुणात्मकता लाने में अर्थात वस्तुओं के गुणों को निखारने में हमें तकनीकी की ही आवश्यकता पड़ती है और तकनीकी के द्वारा ही हम वस्तुओं में गुणात्मक विकास करते हैं जो जीवन उपयोगी के लायक बन जाता है। अगर हमारे पास तकनीकी नहीं हो तो हम वस्तुओं में गुणात्मक के गुण को भरने में नाकाम हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे और फिर वह वस्तु हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार संसाधन के निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत बढ़ जाती है। इतना लिखकर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एशिया महादेश का एक छोटा सा देश जो जापान है वह वस्तु विहीन है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है और वो क्या करता है, दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगा लेता है, कच्चे माल के रूप में मंगाता है और फिर उसे टेक्नोलॉजी से उसमें गुणात्मक गुणों का विकास करता है। फिर उस वस्तु को दूसरे देशों में जाकर उसे क्या करता है, निर्यात करने का काम करता है, बेचने का काम करता है। तो इस प्रकार जापान जो है तकनीकी के बल पर ही एक संसाधन संपन्न देश बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट सॉल्व हो गया। तो देखिए कि लघुत्तरीय प्रश्न में 1, 2, 3, 4 तक ये प्रश्न आपके आते हैं। क्या इतना से ही बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं? नहीं, इसके बीच चैप्टर से पूछ देता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चक्रीय संसाधन क्या है। तो इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं और विद्यार्थी यहीं क्या होते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें विस्तृत ज्ञान की कमी हो जाती है। वो क्या करते हैं, गाइड, कुंजिका या अन्य प्रकार के किसी का नोटबुक मांगकर रट लेते हैं और यहीं से विद्यार्थी का नंबर घट जाता है, क्योंकि अगर बीच से प्रश्न आया तो उनका समझा हुआ चैप्टर नहीं होता है और उनसे वह क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आप चैप्टर को समझिए। अगर आप चैप्टर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चन को आप आसानीपूर्वक, सरलतापूर्वक सॉल्व करके आप एग्ज़ाम से बाहर आ सकते हैं। चलिए देखिए, लघुत्तरीय हो गया। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है। पहला कह रहा है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये भी हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि सतत विकास है क्या। इसका आंसर बता रहे हैं, सतत विकास क्या है। तो आपको बताया गया था कि ब्रुनलैंड एक आयोग था और उस आयोग ने इसकी परिभाषा अभी प्रमाणित किया और दिया था कि वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ही संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से उपयोग करना ही सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। यहाँ दो बिंदु निकला। एक तो निकला कि हम संसाधन का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से उपयोग करेंगे और दूसरा पहलू यह निकला कि हम पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना अगर हम संसाधन का बुद्धिमत्पूर्वक उपयोग कर रहे हैं तो यह सतत विकास की अवधारणा है। ये सतत विकास की हमारी सोच है कि हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं। अब देखिए कि सतत विकास जो है वह संसाधन के विकास में कैसे है। अब ध्यान दीजिए कि मनुष्य की आबादी बढ़ती गई और इन आबादियों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गई और जब आवश्यकताएं बढ़ी तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव कल कारखाने को स्थापित करना शुरू किया और साथ ही कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने लगा। इन सारे माध्यमों से क्या हुआ, प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया, प्रदूषण विकराल रूप धारण करने लग गया और मौसम जो है अनियमित होने लगा, भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि होनी शुरू हो गई, अम्ल वृष्टि हो गई। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्रिया जो है उसको बढ़ावा मिल गया, कई प्रकार की परावैज्ञानिक किरणें जो हैं पृथ्वी पर आनी शुरू हो गई। उसके बाद ये पृथ्वी गर्म होनी शुरू हो गई, हरितगृह प्रभावित होना शुरू हो गया, यानी संपूर्ण जीवन जो है वह अस्त से व्यस्त हो गया। तो इन सारी समस्याओं से अर्थात पर्यावरणीय समस्याओं से हमें बचने के लिए सतत विकास की अवधारणा की जरूरत पड़ी और इसी कारण से हमने सतत विकास की अवधारणा को गले लगाया, ताकि अगर हम सतत विकास की अवधारणा को अपना लेते हैं तो हमें पर्यावरण जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया गया है कि हमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ही संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर हम प्लास्टिक का निर्माण कर लिए और उस प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं तो वह प्लास्टिक क्या करेगा, पर्यावरण समस्या को जन्म देगा। जैसे जल प्रदूषण दे दिया, अगर उसको हम जलाए तो वायु प्रदूषण हो गया, अगर हम उसको मिट्टी में गाड़ने का काम किए तो मृदा प्रदूषण हो गया। तो फिर ऐसे प्लास्टिक का हम अपने दैनिक जीवन में क्यों उपयोग करें, उपयोग नहीं करना है। यही हमारी विवेकपूर्ण और यही हमारी बुद्धिमत्ता कहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता है। हम वैसे संसाधन का निर्माण नहीं करें जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम कर सकता है, तभी जाकर हमारी जीवन भी सुरक्षित रहेगी और हमें मानवेतर प्राणियों की जीवन भी सुरक्षित रह सकती है। तो यह अवधारणा स्पष्ट हो गया कि समाज में पर्यावरणीय समस्याओं से बचाने के लिए ही, एकता स्थापित करने के लिए ही, सांस्कृतिक संरचना को मजबूती देने के लिए ही हमें क्या है, सतत विकास की अवधारणा की आवश्यकता पड़ती है। तो यह क्वेश्चन का भी आपका आंसर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा लॉन्ग बना कर लिखिए, ऐसा नहीं कि इसको शॉर्ट बना दीजिए, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बेफालतू शब्दों से आप उसको सजा दीजिए या आप कह सकते हैं बेढंग उत्तर बना दीजिए, वहाँ भी नंबर आपका कट जाता है। तो पहला प्रश्न हम लॉन्ग देख लिए आराम से। अब दूसरा लॉन्ग देखिए क्या कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको बताए थे, क्या कहे थे कि संसाधन को कई आधारों पर बांटा गया है, उन्हीं आधारों में से एक आधार क्या है, स्वामित्व का आधार है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो था वह निजी संसाधन था। तो इसका परिभाषा दिए थे कि जिस संसाधन पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम निजी संसाधन कहते हैं या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिए थे, घर हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल है, किताब है, कॉपी है, माता पिता हैं, भाई बहन है। तो ये सब क्या है, निजी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका था सामुदायिक संसाधन। तो समुदाय का अर्थ क्या होता है, समूह होता है, यानी जिस संसाधन पर समूह या समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे पिकनिक स्थल हो गया, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, है ना, ये सभी सरकारी पंचायत भवन हो गया, ये सभी जो है सामुदायिक संसाधन के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस पर प्रत्येक समुदायों का अधिकार बन जाता है। तीसरा भाग आपको बताए थे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा क्या दिए थे, वैसे संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो जितनी भी सरकारी चीज़ हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। जैसे सरकारी विद्यालय है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, वित्त है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, ये सभी क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन के ही अंतर्गत आते हैं। और चौथा आपका भाग बताए थे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा हम क्या देंगे, कहेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और ये बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं वह क्या है, वह सभी देशों के लिए अनुसंधान का विषय होता है, रिसर्च करने का होता है, उसमें खोजबीन करने का होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेकर उस संसाधन का वह उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों को हमने परिभाषित करने का काम किया, एग्जाम्पल देने का काम किया। अगर इस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 देंगे, बशर्ते आपका अक्षर होना चाहिए और फिर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो नंबर नहीं कटेंगे। तो आज हम देख लिए कि किस तरह से चैप्टर के अंतिम में यह संसाधन से संबंधित आपके प्रश्न बने, लेकिन इसके अलावे भी आपके चैप्टर के अंदर से कई प्रश्न बनते हैं जिसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको वीडियो जो है इस पर बना हुआ आपको गहराई से 1 बार 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाए और फिर आप में किसी प्रकार की संभावनाओं को लेकर जो डर होता है वह दिमाग से आपके डर निकल जाए और अच्छे पूर्वक आप प्रश्नों का जवाब दे सकें। चलिए, यह आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। हम यहीं द एंड करते हैं। धन्यवाद।